Hello guys, welcome to the channel. So in this video we will be discussing a strategy related to GS paper 4. GS paper 4 जिसको हम ethics के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है यूपीएससी मेंस का एंड यूपीपीएससी मेंस का. This is really an important paper for our mains. Why? क्यों ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पेपर डिसाइड करता है हमारी रैंक. दिस इज़ द रैंक डिसाइडिंग पेपर. अच्छा, कैसे? जैसे आपको पता ही होगा दैट देयर इज़ वन स्टूडेंट जो लास्ट ईयर जिन्होंने टॉप किया था, जिनका नाम था शक्ति दुबे. उनके एथिक्स में 141 मार्क्स थे, मतलब 140 प्लस मार्क्स थे. ठीक है, उनने रैंक 1 हासिल करी. एंड यू नो देयर इज वन मोर पर्सन जिनकी 100 के नीचे रैंक थी और उनके एथिक्स में समवेयर अराउंड 98 मार्क्स कुछ थे. आप ये डिफरेंस समझ पा रहे हो? ये जो डिफरेंस है ना, ये रैंक डिसाइड कर रहा है. ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ, या सभी टीचर्स कहते हैं कि जो एथिक्स का पेपर है ना, ये रैंक डिसाइड करता है आपकी. या तो आप 100 के अंदर या इवन बेस्ट केस सिनेरियो में सिंगल डिजिट रैंक लेके आ सकते हैं 1 से लेके 9 के बीच में, या फिर आप 100 के बाहर भी हो सकते हैं. या फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एथिक्स के पेपर बिल्कुल ढंग का नहीं जाता, एंड अनफॉर्चुनेटली they have to repeat this cycle. Okay, so now coming to this topic, coming to the strategy. ठीक है, why we study ethics? हम क्यों पढ़ते हैं ethics को? कुछ ज़रूरी होगा तभी पढ़ते हैं, राइट? तो इसमें ना ethics में बेसिकली 7 से 8 7 to 8 टॉपिक्स जो है ना, वेल डिफाइंड है सिलेबस में. अभी हम सिलेबस पे भी आएंगे. वेल डिफाइंड सिलेबस है एथिक्स का. कुछ ही टॉपिक्स दिए गए हैं. उन टॉपिक्स पे अगर हम कमांड बना लेते हैं, उन टॉपिक्स के अगर हम अच्छे एग्जाम्पल्स इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी नॉलेज को प्लस उस एग्जाम्पल को इंटीग्रेट करके अगर हम आंसर्स, बहुत अच्छे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद आंसर्स लिखते हैं, तो एक ना अलग तरीके का इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर पे. समझ रहे हो आप लोग? तो जो हमारा एग्जामिनर है ना, वो डिसाइड करने में मतलब उसको आसानी होती है कि क्या कैरेक्टर है इस बंदे का या बंदी का जिसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ. अभी हम इसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे. तो मैंने जैसे बताया कि 7 to 8 टॉपिक्स हैं, उनको हमें तैयार करना है. उनके लिए हमें एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं. उन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके अपने कंटेंट को डेवलप करके बस आंसर शीट पे नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो उल्टी कर देनी है. समझ आ रहा है? लेकिन उल्टी ऐसे भी नहीं करनी है कि मतलब सब कुछ उल्टा सीधा कुछ ना कुछ नहीं. ढंग से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, इट कैन गिव यू 140 मार्क्स ऑल्सो, और इट कैन गिव यू अनदर ईयर ऑफ रेपिटेशन. आई एम नॉट गोइंग टू से अ फेलियर, नो. कोई भी पर्सन जो इस जर्नी को स्टार्ट करता है, इसमें सर्वाइव करता है, वो फेलियर नहीं है. ठीक है, सो आई वोंट बी यूजिंग दैट वर्ड. इंस्टेड अनफॉर्चुनेटली उनको रिपीट करना पड़ता है साइकिल. ओके, अब आते हैं जी, नेम क्या है सब्जेक्ट का. इस सब्जेक्ट का नाम लोग कहते हैं एथिक्स है. नहीं, इस सब्जेक्ट का नाम सिर्फ एथिक्स नहीं है. इस सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है हमारा डेवलपमेंट, स्किल का डेवलपमेंट, हमारा अप्रोच किसी चीज़ के लिए. ठीक है, एप्टीट्यूड को डेवलप किया जाता है. ये जब एप्टीट्यूड को डेवलप किया जाता है, लर्न किया जाता है, ताकि हम एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें अपनी ड्यूटीज़ को. ठीक है, एप्टीट्यूड क्या होता है, कैसे होता है? जब हम इसके
का जो कंटेंट है वो रीड करेंगे तब तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन एप्टीट्यूड बेसिकली स्किल सेट को कहते हैं। हमारे स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की मतलब कैसी स्किल डेवलपमेंट? स्किल डेवलपमेंट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ताकि आप कॉमन लोग जो हैं, जो सिविल सोसाइटी है या जो लोग हैं, उनके बेहतरमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ताकि आप सर्विस में आओगे तो यू कैन सर्व द सोसाइटी, राइट? हाउ यू विल सर्व द सोसाइटी व्हेन यू डू नॉट हैव द स्किल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? If you do not have skills to face a situation where you are under an ethical dilemma, तो वो स्किल सेट डेवलप कराता है ये पेपर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे ध्यान दिया जाता है। आप किस वैल्यू को प्रेफर कर रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? मैं इन पे बहुत डिटेल्ड में हम डिस्कशन करेंगे, सॉरी फॉर द फंबल, डिस्कशन करेंगे हमारे आने वाले फ्यूचर क्लासेस में। साथ ही साथ कुछ केस स्टडीज़ भी दी जाती हैं। केस स्टडीज़ क्या होती है? एक सिचुएशन दी जाती है आपको बेसिकली। पहले तो मैं बता देती हूँ, यूपीएससी में ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 20 जो होते हैं बेसिकली वो केस स्टडीज़ होती हैं। एंड केस स्टडीज़ ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू मार्क्स, टू फेच यू गुड मार्क्स। वाई? बिकॉज केस स्टडी में ना आपका क्लियर जो पर्सनालिटी है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जो कैरेक्टर है, वो एग्जामिनर एक्सेस कर पाता है। वो देख पाता है कि अच्छा ये बंदा जो है या बंदी जो है इसका क्या रवैया है। तो केस स्टडीज़ ना वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे केस स्टडीज़ में जैसे सपोज करो इट गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आप एक बैंक एम्प्लॉय हो, नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आपकी जो बैंक मैनेजर हैं वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे हैं। जैसे नीरव मोदी का केस हुआ था, राइट? यू गाइज हैव हियर्ड दिस नेम कि नीरव मोदी ने बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कराता चला जा रहा था, एंड देन ही वॉज एबल टू गेट लोन्स फ्रॉम हांगकॉन्ग बैंक। लोन पे लोन होता चला जा रहा था। दैट इज इशू ऑफ करप्शन, राइट? वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जो बैंक की थी, दैट ही हैड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, वो अपने लोन्स पे लोन्स करते चला, अप्रूव करवाता चला जा रहा था, एंड देन ही डिड अ स्कैम, राइट? सो इफ यू आर अ नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय, देन हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस सिचुएशन, राइट? एथिकल डिलेमा क्या होंगे? एथिकल डिलेमा इसमें क्या? एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है? जब दो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज में हम पड़ जाता है कोई भी नॉर्मल पर्सन। जैसे यही एक एग्जांपल लेते हैं, एक होगा हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की वैल्यू हमारी कि नहीं ये लोगों का पैसा है, ये सरकार का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, इट शुडंट बी लाइक दिस। प्लस दूसरी तरफ ये भी होगा कि अगर मैं विसल ब्लोअर करूँगा, अपनी आवाज़ उठाऊँगा, देन आई विल बी एट द लूजिंग स्पॉट बिकॉज आई हैव टू फाइट द सिस्टम। मेरे से जो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो मुझसे ज़्यादा बेहतर पोजीशंस पे हैं, दे विल ट्राई टू मतलब वो अपना कुछ ना कुछ करके मेरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज यू आर अ कॉमन पर्सन, यू आर जस्ट एन बैंक एम्प्लॉय, तो आपकी सर्विस खतरे में आ सकती है, आपको बहुत तरीके का फियर प्रोजेक्शन किया जाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, राइट? तो केस स्टडीज़ बेसिकली उसे सॉल्व करने में यूज़ आती हैं। समझ आ रहा है? ये अभी हम सुपरफिशियल ऊपर से डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस का, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करते हैं। देखो बहुत सारे लोगों ने ना इसका हवा बना के रखा है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। नो, इफ़ यू हैव अ गुड कंटेंट प्लस इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ ग्रेट एग्जाम्पल्स, चले भले ही आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो नंबर कम है लेकिन इम्पैक्टफुल है अगर आपके एग्जाम्पल्स, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू किल दिस पेपर। सीरियसली, इट्स वेरी 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 ईजी। जस्ट लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ, what is the practical aspect of ethics?
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मतलब ये एथिक्स हमने पढ़ तो लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया मोरालिटी क्या होती है, हमने पढ़ लिया एथिक्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया वैल्यूज़ क्या होती है, हमने सब पढ़ लिया, लेकिन भाई ये पढ़ना ही थोड़ी है, राइट? इसका कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी होगा ना. सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस एथिक्स पेपर? इट्स नॉट जस्ट लर्निंग द डेफिनेशन or theory, but to learn the skill set, problem solving skill set. Just a second. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही समझना है. डिफरेंट सिनेरियोज में जब आपको रखा जाएगा, आपको परखा जाएगा, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा कि आप कौन सी वैल्यू को प्रेफर करते हैं. आर यू सूटेबल कैंडिडेट फॉर टू बी एन IAS ऑफिसर और SDM और एनी एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, आप वैल्यू एडिशन कैसे कर पा रहे हो, आप जो एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हो क्या आप उसे जेन्युइनली मीन भी करते हो या सिर्फ ऊपर से बस बता देने का है. नहीं, ये पेपर बहुत कुछ टेस्ट कर जाता है, आपका पूरा कंप्लीट पर्सनालिटी असेसमेंट कर देता है ये पेपर. ठीक है ना. इसमें जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था कि 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमसे पूछा जाता है एथिक्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स वर्सेस लॉ, या एथिक्स वर्सेस रिलीजन, या एथिक्स वर्सेस मोरालिटी. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें दी जाती है, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं. कुछ अप्लाइड एथिक्स की भी चीज़ें आती है जो मैं अभी आगे जाके डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में. ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ. दूसरा हुआ केस स्टडी का जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. अभी आप लोगों ने रिसेंटली ना एक चीज़ देखी होगी, एंड आई एम एज अ वुमेन आई एम रियली feel ashamed of the false sexual harassment case that has been filed by one of the TV actress, Shilpa Shinde, that you guys have heard about. that बहुत सारे लोगों ने वो सीरियल देखा होगा, भाभी जी घर पे है. ठीक है, सबने देखा होगा, राइट? एंड काफ़ी अगर आपको पता हो, जैसे मैं तो टेलीविज़न बहुत देखती थी एक टाइम पे, सो आई नो अबाउट इट. सो 2015 to 2016 what happened that this woman Shilpa Shinde created a chaos and she filed a defamation case onto the producer, some Kohli was the name on him, that कि उन्होंने उस पर सेक्शुअली असॉल्ट किया है. एंड देन इस वुमन ने ना उस इशू को इतना मिल्क किया था उस ड्यूरेशन में, एंड देन शी इवेंचुअली गॉट इनटू द बिग बॉस ऑफ 2017 और समथिंग लाइक दैट. शी वन द ट्रॉफी. शी वॉज कंटिन्यूसली मिल्किंग दैट थिंग दैट मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ, सेक्शुअली हैरेस किया गया बाय द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल. And it was very everyone was convinced, right, कि ऐसा हुआ होगा, right, because she played the victim. And now in one of the podcasts she said that was a fake allegation that she put on the producer Kohli. You know, एक 10 साल से वो पर्सन उसको सफ़र कर रहा है, एक मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है. सो आप केस स्टडीज़ ऐसी सिचुएशंस पे भी दी जा सकती हैं. या फिर अभी आप लोगों ने, मैं एग्जाम्पल्स क्यों डाल रही हूँ ना, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने इस सब्जेक्ट की. अभी आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी रिगार्डिंग अ रेप. आई थिंक इट वाज अ माइनर रेप इन तमिलनाडु, right? And before the press conference there was a female police officer sitting over there and they were laughing. You know, you are about to give a press conference on such a heinous crime, you are about to give a presentation or whatever, the press conference, and you are laughing. तो ये बताता है आपके अंदर एम्पैथी है, मोरालिटी है, आप क्या कर रहे हो आपको पता भी है. ये केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक कैरेक्टर जज करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी पर्सन का. ठीक है, तो अभी उस पर आते हैं. ठीक है, अभी यहाँ चलते हैं. पहले तो इस एग्ज़ाम्स को एस कैसे करना है, हाउ टू एस दिस एग्ज़ाम. फर्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी. कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल कोई बोले एथिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स वर्सेस लॉ, और do we need law if our society is ethical, fully ethical?
Do we need law? Yes, we need law. Why? Because human mind have this ability to get corrupt. सो इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, एथिक्स क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ पहले इवॉल्व होता है या एथिक्स पहले इवॉल्व होता है, लॉ एथिक्स साथ में चल सकते हैं या नहीं चल सकते, जब एथिक्स और लॉ साथ में चल सकते हैं तो सोसाइटी कैसी होती है, लॉ क्या बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स है, ये कॉन्सेप्ट से बनता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से बनता है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आप लोग को आगे आने वाले लेक्चर्स में दूंगी। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है ना तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है, और कोई भी फीडबैक है प्लीज़ डू गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट हाउ यू आर गोइंग टू एज दिस पेपर इज बाय कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। Okay, because your conceptual clarity will give or showcase your personality in front of the examiner or in front of the interviewer who's going to take your interview. He's going to access the your ability, your critical thinking, your analysis, your values, whatever that you will be learning in this paper na, it will be directly reflected into your interview. So please study this paper very carefully, and it's very easy also. It's very easy. You can showcase your ethical understanding, that you hold the highest value integrity, मॉरल ग्राउंड वगैरह। ये क्या होते हैं ये वर्ड्स, आप लोग शायद हो सकता है काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे हैं, कुछ ने शायद पढ़ के भी रखा हो, तो हम आने वाले क्लासेस में ना इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स, इन योर कॉपीज, एवरीथिंग विल बी रिफ्लेक्टेड। और इसमें ना एक और चीज़ होती है, हर चीज़ को ना बैलेंस तरीके से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट बी लाइक कि हर चीज़ का सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है या हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना फियर, जैसे फियर है, लोग फियर को देखते हैं डर मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव फीलिंग है, बट फियर ना दोनों तरीके से यूज हो सकता है। फियर कैन बी पॉजिटिव एंड फियर कैन बी नेगेटिव। फियर पॉजिटिव कैसा है? फियर पॉजिटिव ऐसा है भाई कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो और अचानक से आपके दिमाग में ये थॉट आ जाए दैट इफ आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी इनफ आई विल बी फेलिंग दिस एग्जाम, देन हियर फियर इज एक्टिंग एज अ सोचो कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ मोटिवेशन, right? Fear is here acting as a motivation. It's providing you a courage, नहीं यार कुछ भी करो, पढ़ना है ताकि निकालना एग्जाम, राइट? सो यहाँ पे फियर पॉजिटिव भी है, एक फियर नेगेटिव भी होता है। अब उसका एक एस्पेक्ट जैसे मैं बताती हूँ, आपने देखा होगा आज के टाइम पे रोड सेफ्टी जो आ गए हैं ना, बड़े बड़े भैया जी लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, जिनके पास थार है, उनका काम ये होता है कि रोड पे चलने वाले लोगों को कुचलना। ऑनेस्टली कैसे ड्राइविंग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, अगर उनके माइंड में ये फियर इनकलकेट हो जाए कि नहीं भाई ट्रैफिक लॉज हैं जिनको फॉलो करना है, देयर आर रूल्स, उनके चालान को लेके या फिर उनका चालान कैंसिल करने से लेके फियर आ जाए ना, तो एक अच्छी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बन सकते हैं। तो फियर यहाँ पे भी ये भी कर सकता है, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नॉट फॉलोइंग द लॉ और नॉट अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ द लॉ दैट हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड, उन चीज़ों को फॉलो ना करते हुए, तो फियर ना एक जनरेट करता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं उस चीज़ के, राइट? सो देयर कैन बी अ वैल्यू लाइक पैट्रियोटिज्म। अब कुछ लोग की पैट्रियोटिज्म की वैल्यू इज़ लाइक के 2-3 गालियाँ पाकिस्तान को, 3-4 चाइना को दे दो, हम पैट्रियोटिक हो गए। बट क्या ये एक सिविल सर्वेंट, एक स्टूडेंट हु इज एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट और अ ब्यूरोक्रेट ऑफिसर और एसडीएम ऑफिसर, क्या वो ये डेफिनेशन देगा, ये बताएगा पैट्रियोटिज्म ये है, या फिर वो ये बताएगा कि पैट्रियोटिज्म इन माय लैंग्वेज इज पेइंग टैक्सेस, टैक्स इवेजन ना करना, काले धन के अगेंस्ट काम करना, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी करना जिससे कंट्रीब्यूट हो नेशन बिल्डिंग में, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में, वो भी एक पैट्रियोटिज्म है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ जो है ना वो हमें यूज़ करनी है अपने एथिक्स के पेपर में, ये हमें हेल्प करता है एथिकल डिलेमा सॉल्व करने में, ठीक है?
आते हैं नोट मेकिंग अप्रोच पे। नोट्स कैसे होने चाहिए जब आप एथिक्स, जो भी लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं मुझसे या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, इट्स योर चॉइस, आपके जो नोट्स होने चाहिए ना, देखो एक चीज़ बात सुनना, अभी फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कहीं पर भी आप जाते हो 20 से 25 क्लासेस जो होती हैं वो एथिक्स को दी जाती हैं, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे पर लेक्चर का होता पर लेक्चर ड्यूरेशन होती है। ऑन एन एवरेज आप 40 घंटा लगा के आप एक सब्जेक्ट, एथिक्स नाम का सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, अब उसमें आप दोबारा वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर नोट्स बनाओगे। आपको नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो? रादर योर अप्रोच शुड बी दैट मैं अपने नोट्स IBC फॉर्मेट में बनाऊं, लाइक इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अगर मैं इन फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाता हूँ या बनाती हूँ, देन आई विल बी एट अ एडवांटेज, बिकॉज मेरा एक आंसर भी तैयार हो रहा है, उसमें से मैं रिफाइनिंग भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आया इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो मैं PYQ देखूंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड उनने क्या क्या पूछा है, राइट, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम लोगों को उकसा सकते हैं कोई निगेटिव चीज़ करने के लिए, विच हैज़ बीन डन बाय मिस्टर हिटलर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 और बाय द सम XYZ पॉलिटिशियंस टू गेट सम वोट्स। तो उस पे बेस पे ना, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस एक क्वेश्चन है, उस पे बेस्ड हम एक आंसर तैयार कर लेते हैं जो IBC के फॉर्म में हुआ। अब उसमें से हमें जो चीज़ें रखनी है वो हम रख सकते हैं, जो चीज़ हटानी है वो हम हटा सकते हैं, while राइटिंग द मेन आंसर। समझ आया आपको? ओके, सो ये मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज मस्ट, लेकिन आंसर राइटिंग पहले दिन से नहीं नाचना होता है कि आंसर राइटिंग पहले दिन नहीं, पहले कंटेंट भी तो बनाना होता है, पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए, सब्जेक्ट समझ में तो आना चाहिए, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी का डिफरेंस भी तो समझना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए कि रिलीजन, वैल्यूज, मोरालिटी, सोसाइटियल एथिक्स, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ सोसाइटी का क्या सब, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एथिक्स को। यस, समझो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स टू द मिसलेनियस थीम्स। कुछ मिसलेनियस थीम्स ना आइडेंटिफाई हुई हैं कुछ रीसेंट ईयर्स में, 3-4 साल से, जो UPSC और जो स्टेट PCS, क्योंकि स्टेट PCS मोस्टली UPSC के रिपीटेड क्वेश्चंस उठाते हैं, तो जैसे एक इंटरनेशनल एथिक्स है। अब इंटरनेशनल एथिक्स क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स बेसिकली। जैसे जब आप IR पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, यू विल बी लाइक स्टडिंग देयर हिस्ट्री, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना उठाते हैं, ठीक है, तो अभी हमने कुछ 75, लास्ट ईयर हमने 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी 75, यस आई गेस 75 या 80 कुछ ईयर्स ऑफ डिप्लोमेसी हमने सेलिब्रेट करी चाइना के साथ। तो एलिफेंट और पांडा करके हमने जॉइंट इशू भी की थी, स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम इंडो चाइना रिलेशन देखते हैं, IR का देखते हैं, तो हम हिस्ट्री से चलते हैं और करंट सिनेरियोज तक आते हैं, लेकिन उसमें हमें फिर एथिक्स भी तो डालना होता है ना। अब हमें एथिकल एंगल से भी देखना है IR को, कैसे एथिक्स हेल्प कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्डअप करने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा 2023 में देयर वाज एन अर्थक्वेक इन टर्की, राइट। आपने पढ़ा होगा इस बारे में, जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक टर्की में अर्थक्वेक था, इंडिया ने राहत सामग्री जैसे हर जगह इंडिया भेजता है, वहाँ पर भी भेजी थी। what in return what India get during the time Operation Sindoor, when Pakistan attacked India, that Turkey was fully giving drones and technological help and aid to Pakistan. तो एक इंटरनेशनल एथिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, इंटरनेशनल रिलेशन से। प्लस आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई मस्ट रिमेंबर दैट आप लोग ने वो रश्मिका मंदाना का वीडियो देखा होगा, फेक AI जनरेटेड वीडियोस। तो उसमें AI जो यूज़ कर रहे हैं, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द सोसाइटी।
एक इन पर्सन की इंटीग्रिटी को डैमेज कर रहा है, राइट? उसमें फिर एनवायरमेंटल एथिक्स वर्सेस नेशन सिक्योरिटी, राइट? ये तो बहुत ही कंटेम्प्ररी इशू है, हमेशा न्यूज में रहता है। एक योजना, चलिए आप लोग से एक चीज पूछते हैं, एक योजना है भारत सरकार की जो फेज 1 में कंप्लीट हो चुकी थी, अब उसका फेज 2 चल रहा है। फेज 1 में हिमाचल प्रदेश पूरा कवर किया था एंड हिमाचल प्रदेश डिड अ वेरी फंडामेंटल जॉब। ये जो है बॉर्डरिंग एरियाज में योजना चल रही है, वहाँ के विलेज को अपलिफ्ट करने के लिए, उसका फेज 2 चल रहा है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो उस योजना का, उस स्कीम का नाम क्या है, राइट? अब आप लोग ने पता होगा कि देयर इज व्हेनेवर वी वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन आवर बॉर्डर एरियाज, एंड बॉर्डर एरियाज में अगर मैं सबसे स्पेसिफिकली बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का एरिया कितना डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, राइट? और हमें कुछ इन्वायरमेंट से जब भी हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ करते हैं तो वहाँ पे EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम कहीं ना कहीं इसको कवर करेंगे, ठीक है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसका ब्रीच होता है तो इन्वायरमेंटलिस्ट जितने हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सबके इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को, बिकॉज कुछ के वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स भी हैं उनके, जो उनके रिलीजन को लेके, जो ट्राइबल रिलीजन है बहुत सारी ट्राइब्स का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर कम्स अ डिलेमा, एक तो एथिक्स हो गए, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गए सॉरी, प्लस रिलीजियस वैल्यूज़ हो गई, प्लस नेशनल सिक्योरिटी भी हो गई, तीनों एक साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो सके, राइट? सो ये सब मिसलिनियस थीम्स हैं, ठीक है? अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे, जो मैंने कहा था हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेबस को। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो सिलेबस ना बड़ा ही डिटेल दिया है आपको, जैसे मैंने बताया आपके नोट्स जो हैं वो IBC फॉर्मेट में बने होने चाहिए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है? अब एथिक्स वर्सेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसमें हम देखते हैं ह्यूमन की एक्शंस, ह्यूमन के वैल्यूज, ह्यूमन एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ठीक है? एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स, मतलब पब्लिक, जैसे हम लोगों से डील कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, कैसे हमारे एथिकल वैल्यूज़ होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, कैसे हमें लोगों से बात करना है। कोई हमारे पास, सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पर्सन आ रहा है जो एजुकेटेड नहीं है, कोई मार्जिनलाइज्ड फार्मर आ रहा है, आपने देखा होगा बैंकों में, तो उनको फॉर्म फिल करना नहीं आता है, तो आप उनको क्या भगा दोगे? नहीं ना, यू वोंट बी डूइंग दैट। व्हाई? बिकॉज अगर आप ये कर रहे हो देन यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बी अ सिविल सर्वेंट, और दैट टू बी अ नॉर्मल कॉमन पर्सन ऑल्सो। वो कोई एक नॉर्मल कॉमन पर्सन भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। प्लस एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ मतलब आपकी खुद की निजी ज़िंदगी। आप बाहर तो सिविल सर्वेंट बन के घूम रहे हो या घूम रही हो, अंदर घर में आके आप एकदम वॉयलेंस मचा के रखा है, उत्पीड़न अपने स्पाउस पे, वेदर फीमेल वेदर मेल वट एवर, मार पिटाई, डोमेस्टिक अब्यूज़, मेंटल हैरेसमेंट, समझ रहे हो? तो एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स। ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब, ह्यूमन वैल्यू का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन किस वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एक होता है एक सिनेरियो जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं टू डूइंग समथिंग रॉन्ग, वहीं पे आपकी एक वैल्यू है ऑनेस्टी। ये पैसे मिलने वाली जो वैल्यू है दैट्स कॉल्ड ग्रीडीनेस, ग्रीड, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी। तो आप किस वैल्यू को प्रेफर कर रहे हो, ऑनेस्टी को कि ग्रीड को? समझ रहे हो? तो वो चीज़ हम इसमें देखते हैं, ह्यूमन वैल्यू लेस, ठीक है? ह्यूमन वैल्यूज। देन लेसन लर्न्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेट लीडर्स देन वी हैव गांधी जी, महात्मा गांधी, वी हैव अंबेडकर, वी हैव स्वामी विवेकानंद, वी हैव पेरियार, we have SNDP movement, we have
this one, Martin Luther King Jr. Okay, these are the I'm just taking the name of few. Okay, then there comes a reformer and administrator. We have Socrates. For reformer we have this one, जिन्होंने सती प्रथा रुकवाई, yes, Raja Ram Mohan Roy. We have Ishwar reformer, we have Ishwar Chand Vidyasagar, who worked tremendously for the widows education, right? So we will be discussing a lot of things in this. Plato is there, Socrates is there, Aristotle is there, Chanakya is there, Machiavelli is there, काफ़ी सारे thinkers हैं. We have Karl Marx, right? Then role of family and education institution in inculcating values. अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये आप सब जान रहे हो. रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ सोसाइटी टू इनकलकेट योर वैल्यूज़ इनटू यू. आपके घर में जो सिखाया जाता है वही आप आगे आने वाली अपनी लाइफ में रेसिप्रोकेट करते रहते हो. अगर आपके घर में बड़ों को इज़्ज़त देना, पैर छूना और बहुत कुछ सिखाया जाता है, देन आई एम श्योर यू विल बी कैरिंग दोज वैल्यूज़ टू योर जनरेशंस, राइट? बट अगर आपके घर में चोरी करना, दूसरों से बदतमीजी करना, ये सब सिखाया जाता है, देन दिस इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड, राइट? ओके, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए किस सिचुएशन के लिए. देन वी हैव एप्टीट्यूड. वी विल बी डिस्कसिंग देयर इज वैल्यूज लाइक एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स अ वीकर सेक्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस. अभी जैसे मैंने आपको लोग को बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. इसका एग्जाम्पल जैसे ये वाइल अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था तमिलनाडु में, जो चाइल्ड रेप से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, right? Contribution of moral thinkers and philosophers from India and the world. ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर. पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज. देर आर नोलन कमेटी की 7 वैल्यूज़ हैं जो उन्होंने बताई हैं, जो हर एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए, राइट? एथिकल कंसर्न्स एंड एथिकल डिलेमास में, एथिकल डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये हम डिस्कस करेंगे कि जब 2 कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ आमने सामने आ जाती हैं तब हमें क्या करना चाहिए. बेसिकली केस स्टडी से रिलेटेड है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि क्या इंडस्ट्रीज़ को बस अपने प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए और दे शुड गिविंग सम पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट बैक टू द सोसाइटी. गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल इसमें आ जाता है, ठीक है. एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, like you guys have seen it, whatever is happening in the West Asia from the February of this year, right? Aggression, international relations, use of phosphorus powder by some countries' defense forces against the civilians. This is the breach of human values. फॉस्फोरस जो यूज़ किया जा रहा था, दैट इज़ अ केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल वेपन होता है वो. इट इज़ फॉरबिडेड, इट्स नॉट अलाउड टू यूज़ इन एनी टाइप ऑफ वॉर, ठीक है. प्रोबिटी, दैट्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस. इसका सिटीजन चार्टर क्या होता है. सिटीजन चार्टर बेसिकली मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर थोड़ा सा बता देती हूँ. आपने देखा होगा कहीं पर भी आप किसी सरकारी तो छोड़ो, कहीं प्राइवेट उसमें जाते हो तो वहाँ पे ना एक बोर्ड लगा रहता है, वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि इसके बाद आपको ये करना है. इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पीपल जो वहाँ अप्रोच करने जा रहे हैं कि अच्छा हम पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, ताकि उनको ना अवेयरनेस बढ़ती है. तो सिटीजन चार्टर शुड बी इन गवर्नमेंट ऑफ. अब तो काफ़ी जगह होने लगा है, लेकिन उसका वो करते क्या है कि एकदम छोटा छोटा लिख के एकदम कोने में रख देते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि सिटीजन चार्टर यहाँ है, एग्जिस्ट करता भी है. वर्क कल्चर के ऊपर अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया अवेयरनेस है, देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कॉर्पोरेट वर्क कल्चर. 24 घंटे एक लीव के लिए लोग कैसे गिड़गिड़ाते हैं. टॉक्सिक वर्क कल्चर जो होता जा रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में. बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन वी विल बी स्टडी, एंड द केस स्टडीज इन सभी के ऊपर, इन सारे इशूज़ के ऊपर, ठीक है. ये तो रहा डिटेल सिलेबस. तो हम इस
सब्जेक्ट को जल्दी ही शुरू करेंगे विद इन फ्यू डेज. ओके, till then I just want you to just get ready, and if you have read ethics somewhere, please, whenever I will be uploading lectures on the YouTube, it will be free, so you can revise your notes as well. Okay, और नहीं भी कहीं पढ़ा है तो आप सुनो, बेसिकली सुनो, उसको समझो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, and then I will be soon in the future I will be sharing the content also on my Telegram channel. If you are new to this to my platform, that is ACE Civils, please join the Telegram channel also. With this I'm ending this video. I hope it will be helpful for you. I hope आपका थोड़ा सा help हुआ होगा. Thank you so much. If I contributed something in your learning, do like my video and subscribe my channel. Thank you.